मैं सीधा बाथरूम में दाखिल हो गया। कुछ वक्त बाथरूम में गुजारा। थर्ड क्लास वेटिंग रूम की तरफ जाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि ये वेटिंग रूम खुली छत के नीचे था और वहाँ मुझे पुलिस के कुछ सिपाही भी कैंटीन पर खड़े चाय पीते नजर आए थे। मैं प्लेटफॉर्म पर वापस आकर बेंच पर उकड़ू बैठ गया। ट्रेन के डिब्बे प्लेटफॉर्म पर आकर लग गए। ये टाली मन्नार एक्सप्रेस के डिब्बे थे। मुसाफिरों ने हल्ला बोल दिया। मैं भी थर्ड क्लास के एक डिब्बे में आकर कोने में बैठ गया। 3:10 पर ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। उसे दूसरे दिन शाम के बाद लंका के शुमाली शहर टाली मन्नार पहुंचना था। ये कोलंबो से टाली मन्नार तक की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन थी। वो स्टेशन पर स्टेशन छोड़े जा रही थी। मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो दिन निकल आया था। मैंने नींव आंखों से मुसाफिरों का जायजा लिया। इनमें सिंधाली, तमिल और बुद्ध बख्शु भी थे और औरतें भी थीं। ट्रेन एक सरसब्ज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई तो मैंने उतर कर नाश्ता किया। जहाँ ट्रेन को 15-20 मिनट रुकना था, कैंटीन के काउंटर पर गेरुए कपड़ों वाले एक बुद्ध बख्शु ने करीब आकर हाथ जोड़ते हुए तमिल जबान में पूछा, अनुराधापुर ट्रेन किस वक्त पहुंचती है? मैं तमिल जबान जानता था, फिर भी मैंने अंग्रेजी में उसे जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। बुद्ध बख्शु ने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, वैसे मैं मद्रास जा रहा हूँ। अनुराधापुर मेरा एक साथी बख्शु मुझसे मिलने आने वाला है। मैंने उसे मशवरा दिया कि बेहतर होगा कि वो स्टेशन के किसी आदमी से दरियाफ्त करे। उस बख्शु का सर मोटा हुआ था और रंग गहरा सांवला था। उम्र 40 के करीब होगी। चेहरा गोल और आंखें बड़ी गहरी थीं। उसने हाथ बांध कर मेरा शुक्रिया अदा किया और चला गया। गार्ड ने सीटी दी। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ अपने डिब्बे में आकर सवार हो गया। ट्रेन ने दोबारा अपनी मंजिल की तरफ सफर शुरू कर दिया। अनुराधापुर आया तो मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा। गैर शऊरी तौर पर मुझे बुद्ध बख्शु का ख्याल आ गया, जो यहाँ अपने दोस्त से मिलने वाला था। प्लेटफॉर्म पर दूसरे मुसाफिर तो मौजूद थे, मगर मुझे बुद्ध बख्शु कहीं दिखाई न दिया। पीछे से मुझे किसी ने कांधे से पकड़ कर कहा, टिकट। मैं तेजी से पलटा। एक दुबला पतला टिकट चेकर मेरे पीछे खड़ा मुझे तक रहा था। मैंने जल्दी से जेब से टिकट निकाल कर उसे दिखाया। उसने टिकट पर पेंसिल से निशान लगाया और दूसरे मुसाफिरों की तरफ बढ़ गया। टाली मन्नार तक का बाकी सफर पुरसुकून रहा। ट्रेन रात के वक्त पहुंची, लेकिन ज्यादा बड़ा स्टेशन न होने के बावजूद यहाँ काफी रौनक थी। हिंदुस्तान जाने वाले मुसाफिर बंदरगाह की तरफ रवाना हो गए, जो करीब ही थी। मैं भी उनके दरमियान चलने लगा। मुझे खामखा बुद्ध बख्शु का बार बार ख्याल आ रहा था, हालांकि उसके बाद मैंने उसे कहीं नहीं देखा था। जेटी पर एक छोटा बहरी जहाज खड़ा था। हिंदुस्तान से लंका आने जाने के लिए भारतीय बाशिंदों को आर्जी परमिट जारी किए जाते थे। ये परमिट सिर्फ हिंदुस्तान और लंका के तमिल बाशिंदों के लिए होते थे। जेटी के गेट पर एक कस्टम्स ऑफिसर ये परमिट जारी किया करता था। मेरी बारी आई तो कस्टम ऑफिसर ने मेरी तरफ देखे बगैर मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने एक फर्जी तमिल नाम बता दिया। जब तक मुझे परमिट नहीं मिला, मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहा। परमिट लेकर मैं जेटी में दाखिल हो गया। जहाज के उश्शे पर आकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अभी तक कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। उस वक्त रात के 9 बजने वाले थे। कोई 1 घंटे बाद जहाज की सीढ़ी उठा दी गई। जेटी के लोहे की बड़ी बड़ी मेखों पर से रस्से खोलकर जहाज के ऊपर उछाल दिए गए। फिर जहाज के इंजन स्टार्ट हो गए और 3 विसल देकर जहाज ने जेटी से हटना शुरू कर दिया। टाली मन्नार से हिंदुस्तान के साहिल की रोशनियों की लकीर दिखाई देने लगी। कुछ देर बाद जहाज धनुषकोडी की जेटी के साथ आकर लग गया। यहाँ भी थोड़ी बहुत चेकिंग होती थी। मैं पूरी तरह तैयार था। सभी कस्टम वाले तमिल थे। मेरे परमिट को देखकर कस्टम ऑफिसर ने मामूल के मुताबिक फाड़ कर टोकरी में फेंका। मुझसे मेरा नाम और मद्रास का एड्रेस पूछकर लिखा। मैंने यूं ही एक फर्जी नाम और एड्रेस उसे बता दिया। मुझे जाने की इजाजत मिल गई। खुदा का शुक्र अदा किया कि ये मरहला भी बखैर खूबी गुजर गया। धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पर मद्रास जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस तैयार खड़ी थी। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ उसमें सवार हो गया। डिब्बा मुसाफिरों से भरा हुआ था, लेकिन बर्थ मिल गई थी। आधे घंटे बाद ट्रेन चली। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा कि जब मैं दिल्ली अपने मोती नगर वाले बंगले पर पहुंचूंगा और सुजाता से मिलूंगा तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। मेरा हुलिया पहले ही काफी उलझा हुआ था। उन्हें सुनाने वाली कहानी मैंने पहले ही से जहन में तैयार कर रखी थी। बस अब यही फिक्र थी कि किसी तरह महफूज रहते हुए दिल्ली पहुंच जाऊं। वहां पहुंचने के बाद मुझे कोई परवाह नहीं थी। वहां तो मैं वजीर आजम के इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज था। धनुषकोडी के मद्रास और फिर मद्रास से दिल्ली तक का सफर बड़ा लंबा था, मगर अब मुझे कोई तशवीश नहीं थी। मैं इंडिया की मरकजी हुकूमत के एक आम महकमे का अफसर था और डाकुओं के नरगे से फरार होकर वापस अपने घर जा रहा था। मद्रास से मैं दिल्ली की ट्रेन में सवार हो गया। अब मैं आज़ादी से प्लेटफॉर्म पर उतरकर चहलकदमी करता, चाय वगैरह पीता। इस तरह सफर तय होता चला गया और आखिरकार मेरी मंजिल आ गई और ट्रेन सुबह के वक्त जबकि सूरज तुलू हो रहा था दिल्ली के जंक्शन में दाखिल हो गई। मैंने टैक्सी पकड़ी और सीधा अपने मोती नगर वाले बंगले पर आ गया। बंगला वीरान था, उसका छोटा गेट बंद था। मैं गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मेरा गुरखा चौकीदार मुझे देखकर वहीं चिटक गया। फिर उसने मुझे पहचान लिया और दौड़कर मेरे कदमों को छुआ। बोला, भगवान ने बड़ी कृपा की जी, भगवान ने बड़ी कृपा की, आप आ गए सर।
ओ मेरे भगवान, मैं सुजाता बीबी को फोन करता हूँ। उनकी बहुत बुरी हालत थी। मैंने बरामदे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं खुद सुजाता को फोन करता हूँ, तुम चाय तैयार करो। बड़ी मुश्किल से डाकुओं के चुंगल से निकल कर भागा हूँ। वो लोग मेरे अलावा कोई सामान भी तो चुरा कर नहीं ले गए। चौकीदार ने जल्दी से कहा, नहीं सर, सब चीजें वैसी की वैसी हैं। मुझे बेहोश करके आपको उठा कर ले गए थे सर। मुझे क्षमा कर दें, मैं होश में नहीं था, वरना अपनी जान कुर्बान कर देता। मैंने नेपाली चौकीदार की तरफ मुस्कुरा कर देखा। मैं जानता हूँ तुम बड़े बहादुर हो, मगर वो डाकू पक्के गुंडे थे। उन्होंने मुझे भी बेहोश कर दिया था। तुम जाओ, जल्दी से चाय बना कर ले आओ। मेरे छोटे से बंगले के 3 कमरे चौकीदार ने झाड़ पोंछ कर साफ सुथरे कर रखे थे। मैंने दीवार पर लगी अपनी माता जी की तस्वीर को एक नजर देखा। उन पर चौकीदार ने गेंदे के ताजा फूलों का हार डाल रखा था। मैंने फोन उठाकर सुजाता का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से उसकी माता ने फोन उठाया। जब मैंने बताया कि मैं कैप्टन राम किशन मेहता बोल रहा हूँ, तो खुशी के मारे सुजाता की माँ से बोला न गया, तुम किशन हो? हे भगवान, तुम किशन हो? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर माता जी ने सुजाता को आवाज देकर कहा, सुजाता इधर आओ, देखो किशन बोल रहा है, किशन वापस आ गया है। सुजाता की आवाज भी खुशी से कांप रही थी। मुझे वो पूरे मुसर्रत से सुजाता के सिसकियां भरने की आवाज सुनाई दी। मैंने हल्का सा कहका लगाते हुए कहा, अरे पगली, ये तो खुशियां मनाने का वक्त है। ये तुम्हारी मोहब्बत ही थी जो मुझे इन खूंखार कातिल डाकुओं से बचा कर ले आई। तुम आओगी तो तुम्हें सारी कहानी सुनाऊंगा। बस भगवान की बड़ी कृपा हुई है। सुजाता ने कहा कि वो अभी मेरे बंगले पर आ रही है और वो आज अपने ऑफिस नहीं जाएगी। मैंने अपनी बड़ी हुई दाढ़ी मूछें साफ करने की बजाय बस गर्म पानी से गुस्ल करके धोती कुर्ता पहन लिया, माथे पर तिलक भी लगा लिया, चाय पी और अपने बॉस तिवाड़ी को फोन किया। तिवाड़ी जी अभी सोकर ही उठे थे। मेरी आवाज सुनकर पहले तो वो भुंचक्का रह गए, फिर बेहद खुशी और मुसर्रत का इजहार करते हुए बोले, कैप्टन मेहता, मैंने तुम्हारी वापसी पर बधाई देता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि हम तुम्हारी जिंदगी से निराश हो चुके थे। पुलिस और मेरे इंटेलिजेंस के आदमियों ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि जहां तुम्हें तलाश न किया गया हो। मैंने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सर, दफ्तर आकर सारी राम कहानी सुनाऊंगा। बस यूं समझ लें कि भगवान ने मुझे बचाना था सो बचा लिया। मैं तो कातिलों के चुंगल में फंस गया था। अब आप ही सोचें कि मैं अगवा की रकम कहां से अदा कर सकता था। पीछे मेरा कौन था और किसके पास इतनी रकम थी? वो लोग तो मुझे 2-1 रोज में कत्ल करने वाले थे कि एक बूढ़े डाकू को दिल में रहम आ गया और उसने मुझे गार से निकाल कर जंगल में भगा दिया। दफ्तर आकर सारी बात सुना दूंगा। वशराम बाबू को मेरा प्रणाम कहिएगा। तिवाड़ी बोला, वशराम को तुम घर पर फोन करके ये खुशखबरी सुना दो। और तिवाड़ी ने मुझे उसका फोन नंबर बताया, जो मैंने लिख लिया। ये उसके नए मकान का फोन नंबर था। तिवाड़ी ने बताया कि मेरे दफ्तर के दूसरे साथी भी मेरे बारे में बड़े परेशान थे और अब वो मेरी वापसी का सुनकर बड़े खुश होंगे। मैंने उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए फोन बंद कर दिया। फोन करके बरामदे में आकर बैठा था कि सुजाता अपने माता पिता और भाई के साथ गाड़ी में वहां पहुंच गई। वो मेरे गम में वाकई दुबली हो गई थी। उसका रंग भी पीला पड़ चुका था। सब मेरे हुलिये को, यानी मेरी बड़ी हुई दाढ़ी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बार बार मुझे गले लगाया। सुजाता तो बस मुझे देखे ही जा रही थी। ये लोग अपने साथ फूलों के हार, गंगा जल और मिठाई लाए थे। सुजाता की माता ने मेरे चेहरे पर गंगा जल के छींटे मारे, गले में फूलों की माला डाली और मिठाई नेपाली चौकीदार के हवाले करके कहा कि फौरन सारे मोहल्ले में बांट दो। ये सब मेरे इर्द गिर्द कमरे में बैठ गए और अब मैंने उन्हें गुंडों के चुंगल में फंसने, उनकी तरफ से दी गई अजियतों और फिर वहां से भाग निकलने की फर्जी कहानी सुनाई। इस कहानी की एक एक तफसील को मैंने अपने जहन के अंदर पक्का कर लिया था, क्योंकि यही कहानी मुझे सबके आगे और खास तौर पर अपने बॉस इंटेलिजेंस चीफ तिवाड़ी को भी सुनानी थी। जैसे मेरे कयास के मुताबिक पहले से कुछ शक हो गया था कि मैं किसी हमसाया मुल्क के लिए वहां बैठकर जासूसी करता हूँ। सुजाता मेरे साथ लगकर बैठी थी। उसके पिताजी ने कहा, बेटा अब ये दाढ़ी मूछ मुंडवा दो, तुम्हारा तो हुलिया ही बदल गया है। मैंने कहा, पिताजी मैं बड़े खूनी गुंडों में फंस गया था, बस भगवान ने बड़ी दया की कि मैं बचकर निकल आया हूँ। सुजाता का हवाला देते हुए उसकी माता और भाई ने बताया कि उन्हें मेरा खत मिल गया था। माता जी बोली, पर उसके बाद तेरी तरफ से कोई खबर ना आई। हम तो गम से निढाल हो गए थे। तेरी बहन कृष्णा भी बड़ी परेशान थी। उसको तुमने बताया कि तुम आ गई। अब मुझे ख्याल आया कि मैंने दिल्ली वाली अपनी बहन कृष्णा को तो फोन ही नहीं किया। तब मुझे बम्बई वाले चचा दुर्गा प्रसाद का भी ख्याल आया कि मैंने उन्हें भी इत्तला नहीं की। असल में ये मेरे सगे रिश्तेदार होते तो मुझे ख्याल भी आता। मैंने इंतहाई नदामत का इजहार करते हुए फौरन कृष्णा बहन को दिल्ली उसके घर फोन किया। खुशी के मारे उससे भी बोला न गया। मैं 1.25 माह बाद जैसे दोबारा जिंदा होकर वापस आया था। बम्बई वाले चचा को भी मैंने फोन पर अपने आने की खबर कर दी। सुजाता को पिताजी ने कहा, डाकुओं की तरफ से सिर्फ एक बार तुम्हारी रिहाई के एवज शायद 1 लाख रुपए की रकम तलब की गई थी। बेटा हमारे पास इतनी रकम होती तो हम उसी वक्त तुम्हें रिहा करवा लेते। मैंने कहा, पिताजी आपने मेरे बारे में इतना ख्याल तो किया। वैसे उन डाकुओं को ये भी मालूम हो गया था कि मेरे किसी रिश्तेदार के पास पैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझ पर ज्यादा तशद्दुद करना शुरू कर दिया और मुझसे किसी दौलतमंद रिश्तेदार का एड्रेस पूछते थे।
मगर मैंने चचा दुर्गा दास और अपने बहनोई का एड्रेस उन्हें बिल्कुल न दिया। इतने में कृष्णा कुमारी जानी मेरी बहन भी अपने खामद के साथ आ गई और मुझसे लिपट कर बेख्तियार रोने लगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, देखो मैं भगवान की कृपा से जिंदा सलामत वापस आ गया हूँ। वो बार बार मेरी बड़ी हुई दाढ़ी को देखती और कहती, उन कठोरों ने मेरे भैया का क्या हुलिया बना दिया, और फिर रोना शुरू कर देती। मैंने उसे भी वही फर्जी कहानी सुना दी। कोई निस्फ घंटे बाद बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें मेरे बॉस इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर तिवाड़ी सवार थे। वो अपने साथ मिठाई की टोकरी और फलों का हार लाए थे। मैंने बाहर निकलकर उनका स्वागत किया। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, कैप्टन मेहता, तुमने तो ऋषि मुनियों वाली दाढ़ी बढ़ा ली है। मैंने कहा, सर पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया था शायद, जिसके बदले उन गुंडों से जान बचाकर भाग आया हूँ। 2.25 महीने मध्य प्रदेश के जंगलों की गारों में बंद रहा। हर वक्त जान के लाले पड़े रहते थे। शेव करने की कहाँ फुर्सत थी। तिवाड़ी ने मुझे हार पहनाया, सुजाता की माता पिता को प्रणाम किया और मेरे खैरियत से वापस आ जाने पर मुबारकबाद दी। मैंने उन्हें अपनी फर्जी कहानी सुनाई। वो बड़े गौर से मेरी बातों को सुनते रहे। ऐनक के पीछे मुझे उनकी आंखें पहले से ज्यादा बड़ी मालूम हो रही थीं। कहने लगे, मध्य प्रदेश पुलिस को भी हमने चौकस कर दिया था, मगर ये किसी नए डाकुओं का गिरोह लगता है। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कैप्टन मेहता कि उन्होंने दिल्ली आकर खास तौर पर तुम्हें क्यों अगवा किया। ये बड़ी जुमानी बात थी। मैंने अपने हवास को काबू में रखा और जल्दी से कहा, सर ये बात मैंने उन डाकुओं से भी पूछी थी। उनके सरदार ने दांत पीस कर जवाब दिया था कि हमने राजधानी के बड़े बड़े अफसरों को अगवा करके उनके इवज भारी रकम हासिल करने का प्रोग्राम बनाया था, मगर तुम्हारे तजुर्बे ने साबित कर दिया है कि अफसरों के पास रिश्वत की भी रकम नहीं होती। वो लोग तो सर रकम न मिलने की वजह से अब मुझे कत्ल करने का सोच रहे थे कि उनके एक बूढ़े साथी के दिल में भगवान ने दया डाल दी और उसने मुझे मौका पाकर जंगल में भगा दिया। मेरे बॉस इंटेलिजेंस चीफ तिवाड़ी जी ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, अब तुम शेव वगैरह कर लो और घबराओ नहीं कैप्टन, हम इन डाकुओं को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम बेशक आज ऑफिस मत आना। अगर तुम आ जाओगे तो तुम्हारे साथी तुमसे मिलकर बेहद खुश होंगे। मेरे बॉस ने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चला गया। दोपहर का खाना सुजाता की माँ तैयार कर रही थी। सुजाता के पिताजी और भाई मुझसे गले मिलकर चले गए। सुजाता और मैं अपने कमरे में अकेले रह गए थे। हमारे राजो न्याज की बातें शुरू हो गईं। सुजाता अब बेहद खुश थी। वो मुझे पकड़कर बाथरूम में ले गई और बोली, सबसे पहले शेव बनाओ और अपने असली हुलिये में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय तैयार करवाती हूँ। मैंने पहले फैंची से दाढ़ी मूछों के बाल काटे, फिर साबुन लगाकर अच्छी तरह से शेव की। शेव करने के बाद मैं अपनी असली शक्ल में आ गया। सुजाता चाय लेकर आई तो मैं ड्राइंग रूम में खाने की मेज पर बैठा हुआ था। सुजाता मुझे देखते ही मुसर्रत से चिल्लाई, माताजी आकर देखें, किचन फिर से खूबसूरत हो गया है। सुजाता की माता किचन से दौड़ी दौड़ी आई। मुझे शेव के बाद असली हुलिया में देखकर उन्होंने मेरी बलाएं ली। दीवार पर टंगी कृष्ण भगवान की तस्वीर को जाकर प्रणाम किया और नौकरानी से कहा, जल्दी से बाजार जाकर नारियल ले आ, मैं भगवान कृष्ण की आरती उतारूंगी। दोपहर की फ्लाइट से मेरे बंबई वाले चाचा भी अपनी पत्नी के हमरा आ गए। उन्होंने मुझे गले लगाकर आशीर्वाद दी, फूलों के हार डाले, मिठाई तकसीम की। उन्हें भी अपने अगवा और फरार की फर्जी कहानी सुनानी पड़ी। खाना खाने के बाद मैं खाना पूरी करने की खातिर अपने दफ्तर गया। दफ्तर के साथ ही बेहद खुश थे। बारी बारी सबसे गले मिलने और मिठाई वगैरह खाने के बाद इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में महफिल लगी। मैंने सबको अपने अगवा और फरार की सनसनीखेज कहानी सुनाई। घंटा 1.5 घंटा दफ्तर में गुजारने के बाद मैं वापस आ गया। सुजाता और उसकी माताजी मेरे बंगले पर ही थे। मेरी बड़ी बहन कृष्णा मुझे एक तरफ ले जाकर समझाने लगी कि अब मुझे सुजाता से ब्याह कर लेना चाहिए। मैंने उसे बताया कि अगले बरस तरक्की के बाद मैं सुजाता से ब्याह कर लूंगा। 10 बजे रात सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सिर्फ मेरे बंबई वाले चचा दुर्गा प्रसाद अपनी पत्नी के साथ मेरे बंगले पर रह गए। उनकी सीट अगले रोज दोपहर की फ्लाइट में बुक थी। दूसरे रोज मैं दफ्तर पहुंच गया। अब मुझे अपना मिशन शुरू करना था और सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में जाकर अपने मजजूब एजेंट से मुलाकात करनी थी। मुझे सिर्फ अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से शुबा था कि उन्हें मेरे अगवा की फर्जी कहानी पर यकीन नहीं आया। इससे पहले शक की बिना पर मेरे पीछे 2 आदमी भी लगाए गए थे जिन्हें मैं खुफिया तौर पर ठिकाने लगा चुका था। एक बात वाज़ेह हो चुकी थी कि मिस्टर तिवाड़ी को अभी तक मुझ पर यह शक नहीं हुआ था कि मैं पाकिस्तानी हूँ और कैप्टन रामकिशन मेहता का रूप धार कर वहाँ दफ्तरी फराइज अंजाम दे रहा हूँ। अगर ऐसी बात होती तो वो 1 सेकंड की ताखिर किए बगैर मुझे फौरन हिरासत में लेकर मेरा मेडिकल चेकअप करवाते और मैं गिरफ्तार कर लिया जाता। उन्हें सिर्फ ये शुबा था कि मैं असली रामकिशन मेहता होते हुए किसी दूसरे मुल्क के लिए जासूसी कर रहा हूँ और वो मुझे हाथ डालने से पहले किसी पक्के सबूत की तलाश में थे। दफ्तर में आते ही मैं उनके कमरे में चला गया। उन्होंने मुझसे कुछ पुरानी फाइल्स के बारे में गुफ्तगू की। मेरी अदम मौजूदगी में बाज़ केसेस के बारे में उन्होंने जो कार्रवाई की थी उससे आगाह किया। मजीद ब्रीफिंग की और कॉफ़ी मंगवा कर इधर उधर की बातें करने लगे।